हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का अध्याय 2 सरल रेखा में गति। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स। बच्चों, हम काइनेमेटिक्स के अंदर गति का अध्ययन करेंगे, पर गति के कारणों को ध्यान में रखे बिना हम गति के कारणों पर ध्यान नहीं देंगे और गति का अध्ययन करेंगे। तो भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गति उत्पन्न करने वाले कारकों को बिना ध्यान में रखते हुए गति का अध्ययन करते हैं। तो वह कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो बल हो सकता है। मान लो कि कोई विद्यार्थी है जो गेंद फुटबॉल से खेल रहा है, अब उसने फुटबॉल को किक मारी, उसके फुटबॉल को किक मारने के कारण फुटबॉल क्या आ गया? गति में आ गया। पर हमें देखना है फुटबॉल की गति के बारे में हम चर्चा करते हैं। हम फुटबॉल गति में क्यों आया इस कारण पे चर्चा नहीं करेंगे। हम किस पे चर्चा करेंगे? तो इसको फुटबॉल को लात मारी और फुटबॉल गति में आ गया, तो हम उसकी गति पे चर्चा करेंगे। तो शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स में प्रभाव पे चर्चा होती है, न कि उसके कारण पर। कारण पर चर्चा किए बिना उसके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो कारण पे कहां चर्चा करेंगे हम? तो कारण पे बच्चों हम चर्चा करेंगे गति के नियम में। तो इस अध्याय में इस जो ब्रांच है काइनेमेटिक्स में, तो काइनेमेटिक्स में हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? केवल और केवल उनके प्रभाव के बारे में। यानी कि भाई गति हो रही है, तो ये गति क्या है? प्रभाव है, न कि कारण। क्योंकि कारण तो उसका बल हो सकता था, बल के कारण गति में आया। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखें, हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? तो उसके प्रभाव पर। ठीक, गति के प्रभाव पे चर्चा करेंगे, कारण पे चर्चा नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी शुद्ध गति की। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें विराम अवस्था और गति अवस्था के बारे में पता लगाना है। बहुत सामान्य बात करें, बहुत सरल शब्दों में बात करें, हमें जो ज्ञान है उसके अनुसार विराम, अगर आपसे कोई बोलेंगे तो आप बोलोगे भाई रुकी हुई वस्तु जो होती है वो विराम होती है, और जो चलती है उसे हम गति में कहते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि भाई समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? गति में कहेंगे। और समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विराम में कहेंगे। ठीक बात भैया। तो देखो, क्या ये जो बच्चा बैठा हुआ है, क्या ये विराम अवस्था में है? तो आप कहोगे कि हाँ, ये सोफे पर बैठा हुआ है, मजे से बैठा हुआ है, ये विराम अवस्था। आप कहोगे कि ये विराम अवस्था। चलो अच्छी बात है। थोड़ा सा और सोचते हैं, ये बच्चा कहाँ बैठा हुआ है? तो अपने घर पर बैठा होगा। इसका घर कहाँ है? ठीक है, तो इसके गांव में होगा, इसके शहर में होगा। इसका शहर कहाँ है? देश में होगा। देश कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। ठीक है, ये कहां पर बैठा हुआ है? घर में बैठा हुआ ना। घर कहां पर है? पृथ्वी पर ही तो है। अब मुझे ये बताओ कि क्या पृथ्वी घूमती है क्या? तो हाँ, बिल्कुल, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है। तो क्या ये बच्चा नहीं घूम रहा है? तो ये बच्चा भी घूम रहा है। हमेशा कहना पड़ेगा ना कि भाई ये बच्चा भी घूम रहा है। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि ये बच्चा विराम अवस्था में? सोचने वाली बात है। हाँ, पर हम कहते तो हैं भैया कि ये विराम अवस्था में है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां हम देख रहे हैं तो हमारे सापेक्ष इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये बच्चा बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूं, मेरे सापेक्ष ये बच्चा बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। ठीक है, पर अगर हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो चूंकि पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी घूम रही है, हम यहाँ अंतरिक्ष में आकर देखें तो हमें यह देखेगा कि ये बच्चा घूम रहा है। ठीक बात। और उदाहरण लेते हैं, ये बच्चा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और ये ट्रेन गति कर रही है। ठीक है, ये ट्रेन चलती हुई आपको दिखाई दे रही है और ये बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, खड़े हुए देख रहा है, ट्रेन इसके सामने से पास हो रही है। इस बच्चे के सापेक्ष, ये जो बच्चा देख रहा है, इस बच्चे के सापेक्ष ट्रेन क्या है? गति में। ये बच्चा देख रहा है, इस बच्चे के सापेक्ष ट्रेन गति में। और इसी ट्रेन के भीतर जो पैसेंजर जा रहे हैं उनको भी अपन देखते हैं। अब इस ट्रेन के भीतर ये पैसेंजर बैठा हुआ है,
इस पैसेंजर के पास में एक और पैसेंजर बैठा हुआ है, एक पैसेंजर यहाँ खड़ा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि भाई ये जो पैसेंजर हैं, ये जो यात्री हैं, क्या ये गति में है या विराम में है? तो आप कह दोगे कि सर गति में नहीं। ये अब जो प्लेटफॉर्म पर जो बच्चा खड़ा था, बाहर जो बच्चा खड़े होकर देख रहा था, ट्रेन से बाहर जो बच्चा खड़ा था, ट्रेन से बाहर जो बच्चा खड़ा था, उस बच्चे के लिए तो ये, ट्रेन से बाहर जो बच्चा खड़ा था उस बच्चे के लिए तो ये गति में है। ये तो बात हो गई हमारी, अभी हमने चर्चा करी। ट्रेन के बाहर जो बच्चा खड़ा था उस बच्चे के लिए तो ये गति में है, पर ट्रेन के अंदर ये दो लोग बैठे हुए हैं तो ये आपस में एक दूसरे के सापेक्ष क्या हैं? स्थिर हैं। ये आपस में एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, विराम अवस्था में। क्योंकि अब ये ट्रेन में आराम से ये व्यक्ति चल फिर सकता है। अगर ये व्यक्ति यहाँ से चलते हुए है ना टॉयलेट में जाए या कहीं भी जाए तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है इस व्यक्ति के सापेक्ष ये व्यक्ति गति में आ गया, चलने लग गया है ना। तो यहाँ हमने 3 सिचुएशन पे चर्चा करी। पहली, बच्चा बैठा हुआ था, हमने कहा वो विराम में है, और फिर हमने वो पृथ्वी वाला एंगल लेकर देखा तो हमें लगा गति में है। तो वो विराम में तो था, पर किसके सापेक्ष? तो वो विराम में था किसके सापेक्ष? हमारे सापेक्ष ये बच्चा विराम में है, हमारे सापेक्ष ये बच्चा विराम में है। ठीक है भैया। अब फिर हम बात कर रहे थे ट्रेन की, तो ट्रेन इस बच्चे के सापेक्ष गति में है। ट्रेन के अंदर बैठे हुए यात्री एक दूसरे के सापेक्ष, मान लो ये यात्री नंबर 1 और ये यात्री नंबर 2, तो यात्री नंबर 2 यात्री नंबर 1 के सापेक्ष कहाँ है? विराम में। यात्री नंबर 2 यात्री नंबर 1 के सापेक्ष कहाँ है? विराम में। यात्री नंबर 1 2 के सापेक्ष विराम में है। इस तरह से, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया कि भाई ये विराम और गति का जो खेल है, विराम और गति का जो खेल है वो निर्धारित करने वाला कौन है? कौन है निर्धारित करने वाला? कौन निर्धारित कर रहा है कि गति में है या विराम में? तो सबसे पहली चीज, देखने वाला ये निर्धारित कर रहा है। कौन देख रहा है? वो बता रहा है कि आप गति में हैं या विराम में हैं। ठीक है, देखने वाला ये निर्धारित कर रहा है कि वस्तु गति में है या विराम में। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष फिर दूसरा जो मापदंड है वो है आपका समय, टाइम। किसी व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष वस्तु की समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं गति। किसी व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष, है ना, किसी व्यक्ति के दें, वस्तु के दें, आप जो भी लिखना चाहे, तो किसी व्यक्ति के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। और अगर परिवर्तन ना हुआ तो उसे कहेंगे विराम अवस्था, स्थिर अवस्था। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होगा तो गति अवस्था, ना होगा तो विराम अवस्था। पर जो देखने वाला व्यक्ति है वो डिसाइड करेगा कि गति में है या विराम में। ठीक है, तो बेटा जो देखने वाला व्यक्ति है, देखने वाला व्यक्ति जिसे अपन ऑब्जर्वर कह रहे हैं, जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो होता है आपका निर्देश बिंदु। और निर्देश बिंदु को हम मूल बिंदु भी मान लेते हैं। निर्देश बिंदु को जो मूल बिंदु आप ले लेंगे, निर्देश बिंदु कौन सा? मूल बिंदु। ठीक, तो निर्देश तंत्र की अगर बात करें कि भाई निर्देश तंत्र क्या है, तो बच्चा वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति बताई जाती है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक है, आप कह रहे हैं तो ये बात तो हम समझ गए कि भाई स्थिति अथवा गति बताई जाती है। हम ऐसा मान के चले कि हमारे पास यहाँ चले एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड। ठीक है, ये 3 लंबवत रेखाएं।
हाँ सर, ये बात ठीक है। यहां आपका इसका जो मूल बिंदु है, यानी कि आपका ये मूल बिंदु यहां है, तो यहां से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ये ऑब्जर्वर है, ये निर्देश बिंदु। ठीक, अब समय पता लगाने के लिए मैंने यहां एक घड़ी रख दी। समय पता लगाने के लिए यहां पर एक घड़ी लेकर आ जाए। ठीक है, ठीक है, समय पता लगाने के लिए एक घड़ी का यूज कर ले। ठीक, ये घड़ी। अब हमें समय पता लगाने के लिए हमने इसमें घड़ी जो ले ली है ना, ये तो एक कहानी हो गई हमारी। अब 3 अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। आप ये मान के चलें कि भाई मैंने क्या कहा, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति बताई जा सकती है। तो इस तंत्र में यहां एक निर्देश बिंदु है। ठीक, अब मान लो वो वस्तु समय के साथ उसकी गति में परिवर्तन हुआ, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वस्तु गति में है। तो परिवर्तन किस में होगा, मान के चलो कि वो एक्स अक्ष बदल जाए, उसकी क्या बदल जाए, एक्स अक्ष बदल जाए, या वाई अक्ष बदल जाए, या जेड अक्ष बदल जाए, या तीनों ही बदल जाए, या कोई 2 अक्ष बदल जाए, है ना। तो समय के साथ एक्स अक्ष में परिवर्तन आ जाए, वाई अक्ष में आ जाए, या जेड अक्ष में आ जाए, तीनों में से किसी एक में आ जाए, 2 में आ जाए, या तीनों में ही परिवर्तन आ जाए। तो ऐसी स्थिति में इनमें से कोई भी अक्ष में जब परिवर्तन आ जाता है समय के साथ, तो उसे कहते हैं गति। ठीक, और जब समय के साथ एक्स वाई जेड अक्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक्स वाई जेड अक्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसे हम कहते हैं विराम अवस्था। ठीक है, यह निर्देश तंत्र का काम है। तो निर्देश तंत्र क्या काम करता है, निर्देश तंत्र क्या है, तो वह तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति अथवा गति हम बता सकते हैं, उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश बिंदु हमेशा क्या होगा, तो मूल बिंदु होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक बात। ठीक, हम लोग इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि भाई आपकी कार मूव कर रही है, कार चल रही है, तो कार को हम सरल रेखा में गति कराएंगे, पहली बात तो। और अगर आप उसे गति में कहेंगे तो आप पृथ्वी के सापेक्ष उसको गति में मानेंगे। ठीक है, पृथ्वी के सापेक्ष उस वस्तु को क्या मान लेंगे, गति में हम लोग मान के चलेंगे। और जो वस्तु ली जाएगी उसको हम बिंदु वस्तु लेंगे। ठीक सर, बिंदु वस्तु क्या होगी, तो बिंदु वस्तु मान लो ट्रेन है भाई साहब। अब ट्रेन 1000 किलोमीटर चली, है ना। अब ट्रेन का जो आकार है, आयतन है, ठीक है, ट्रेन 1000 किलोमीटर चली और ट्रेन का जो आकार है, आयतन है, वो कितना होगा, बहुत कम होगा। तो दूरी की तुलना में, वस्तु द्वारा चली गई दूरी की तुलना में उसका जो आकार है, आयतन है, वो क्या हो, बहुत कम हो। आकार आयतन बहुत कम हो, दूरी की तुलना में उसका आकार आयतन कम हो, तो उसे आप क्या मान सकते हैं, बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो 2 काम करेंगे इसमें। हम जो निर्देश बिंदु हैं, निर्देश तंत्र जो हैं, निर्देश बिंदु हैं, निर्देश तंत्र हैं, वो किसको मानेंगे इस अध्याय में, पृथ्वी को मानेंगे। इनबिल्ड मान लेंगे कि भाई पृथ्वी आपका क्या है, निर्देश बिंदु है। उसके सापेक्ष हम वस्तु की गति और विराम को मानेंगे, और वस्तु को हम क्या मान के चलेंगे, बिंदु वस्तु मान के चलेंगे। ठीक है भैया। और जब आप मूल बिंदु से, क्योंकि हम सरल रेखा पे ही चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर में, मेनली हमारी चर्चा सरल रेखा पर ही होगा। ठीक है, पर अगर हम बात करें कि जो मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु के सापेक्ष अगर मैं एक्स अक्ष के साथ इधर धनात्मक दिशा में जाता हूं, इधर जाता हूं, ठीक, तो या फिर इधर जा सकता हूं, इधर जाता हूं, तो मेरे द्वारा जो डिस्टेंस चली जाएगी, है ना, जो वस्तु चलेगी वो किधर जाएगी, ऋणात्मक दिशा में जाएगी, और इधर चलेगी तो किधर चलेगी, धनात्मक दिशा में चलेगी। ठीक है, और ये इसका मूल बिंदु। हमेशा हम वस्तु को कहाँ से प्रारंभ कराएंगे, तो मूल बिंदु से हम उसको प्रारंभ कराएंगे। ठीक, हम आप पर जो भी आपका समय होगा, मान लो t = 0 से चला, उस समय वो मूल बिंदु पे रखें और उसको चलाएं। ठीक,
बहुत बढ़िया बात, इतना समझ आ गया सर। तो अभी तक हमने पहले तो हम ये सीखे कि भी विराम अवस्था क्या है, स्थिर अवस्था क्या है, फिर हमने ये सीखा कि निर्देश तंत्र क्या है। ठीक है, तो हमें क्या सीखने को मिला कि भाई कोई भी वस्तु विराम या गति में तभी होगी जब वह निर्देश बिंदु के सापेक्ष स्थिर या गति अवस्था में है। ठीक है, इस बात को लेकर चलना है। अब हमें चर्चा करनी है बच्चों दूरी की। इसकी बात करनी है दूरी की। दूरी अगर मैं बहुत शॉर्टकट में उसको शब्द को लिखूं तो वो हो गई पथ की लंबाई। दूरी एक्चुअल में होती है वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। हम समझ के चलते हैं कि यहां अपन जैसे कि ये आपका मूल बिंदु है 0, ये हो गया 5, 10, 15 और 25। यहां है आपका बिंदु ए। अब ये आपका फाइनल बिंदु है बेटा। अब फाइनल बिंदु आप यहां ओ से चले, जो कि आपका मूल बिंदु है, आप ओ से चले, यहां पर दो बिंदु और बना लेते हैं। इस वाले को अपन बना लेते हैं बी और इस वाले को सी। ओ से चले और पहुंचे कहां, ए पर। फिर ए से आए सी तक, वापस चलकर कहां पहुंच गए, हम इस बिंदु पर पहुंचे। हम पहले गए ऐसे और फिर लौट कर आ गए ऐसे। ठीक, तो बताओ हमारे द्वारा कितना रास्ता तय किया गया। यह सब दूरियां किलोमीटर में। तो शुरुआत में हम गए थे 25 किलोमीटर ओ से ए तक। फिर यहां से यहां तक आने में टोटल दूरी कितनी है, तो ये 25 बिंदु यहां लिखा हुआ कितना है 25, यहां कितना लिखा हुआ है 10, तो ये कितनी हो गई टोटल 15 किलोमीटर। तो टोटल दूरी इनके बीच की कितनी है भैया 15 किलोमीटर। तो 15 और 25 कितने हो गए 40। हमें ये चीज समझ आई कि जो वस्तु द्वारा समय के साथ तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। हमने क्या करा, इधर घूमकर आ गया तो भी दूरी को हमने क्या करा, जोड़ा, प्लस किया। यानी कि दूरी जो होती है, दूरी जो होती है वो क्या होगी, धनात्मक होगी। मान के चलो कि ये दूरी इधर आ जाता -5, थोड़ा और घूम जाता और यहां आ जाता। अब आपसे बोलता तो दूरी कितनी है, यहां तक की, वापस घूम के यहां तक आया तो 25 किलोमीटर और चल गया होगा। तो भैया 25 + 25 50। अब आप इसको माइनस करोगे कि प्लस करोगे, तो दूरी प्लस ही होती है, तो ये 50 + 5 55 किलोमीटर होगा। हमें ये बात ध्यान करनी। तो दूरी सदैव धनात्मक होती है। एक कहानी यहां से क्लियर हो गई कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी वास्तव में क्या है, पथ की लंबाई है। ठीक, यानी कि दूरी जो मेनली डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। मान के चलो कोई वृत्त है, इस वृत्त के बिंदु ए से हम चलना प्रारंभ करते हैं और वापस घूमकर बिंदु ए पर आ गए। तो आपसे बोलूं कि कितनी दूरी चला, तो आप कहोगे कि सर 2πr, क्योंकि आपने वृत्त की एक परिधि घूम ली। ठीक, बहुत आसान सी बात थी, बहुत बड़ा मामला नहीं है दूरी का। बात करते हैं विस्थापन की, है ना। इसी चीज को लेके चलें। अगर अपन बात करें, अभी ये मूल बिंदु है, यहां अपन 5 दिया था और इधर माइनस। अगर मैं कहूं कि यहां से ये चलकर यहां आ गई, वास्तव में विस्थापन जो होता है वो शॉर्टकट होता है। विस्थापन बहुत सरल शब्दों में लिख रहा हूं, न्यूनतम दूरी होती, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। थोड़ा सा इसको इस तरह से समझेंगे कि मान के चलो कि ये एक सड़क है, यहां ये 4 किलोमीटर दूरी है और इस वाली दूरी को हमने ले लिया, मान के चलो ये 3 किलोमीटर दूरी। इसको थोड़ी ज़्यादा बना दे, 4 किलोमीटर जैसे दिखे। अब आप यहाँ, ये आपका शहर है, आपका गांव है बिंदु ए, और बिंदु बी आपका दूसरी जगह। आपको इस बिंदु ए से इस बिंदु बी तक आना है।
तो ऐसे चलेंगे तो आपकी जो दूरी हो रही है 7 किलोमीटर। भाई 4 किलोमीटर यहाँ आएंगे, टर्न लेकर इधर आएंगे, 7 किलोमीटर चल गए। पर अगर मैं इसको शॉर्टकट में ले आऊं, अब शॉर्टकट में ये नहीं देखा जाता कि भाई बीच में किसी का घर है, खेत है, उससे कोई काम नहीं। हम तो एक सीधी रेखा बनाएंगे, एक निश्चित दिशा बनाएंगे। भाई एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। या मैं ये कहूं कि भाई प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उस न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उस न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये सामान्य सी बात है। यानी कि मैं ऐसा कहूं क्या विस्थापन क्या हो गया? अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। ये भी एक बात, परिभाषा कई प्रकार, पर वास्तव में अपन इस तरीके से करेंगे, विस्थापन अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो गलती नहीं होगी। तो अगर आपको ये दूरी चाहिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें वेक्टर सदिश का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अभी तो ये तो मैंने सरल उदाहरण लिया, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 5 आ जाएगा, उसमें कोई बड़ा मामला नहीं है। पर सदिश का प्रयोग करोगे तो ये एक्स अक्ष के साथ चल रहा है, तो ये हो जाएगा 3i धनात्मक दिशा में है, ये y अक्ष के साथ है, धनात्मक दिशा में है। ठीक, आप इसका क्या निकाल लो? परिमाण निकाल लो, और जब आप परिमाण निकालोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 5, है ना। सदिश का परिमाण अगर आप निकाले 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग करके, तो क्या आ जाएगा भाई? ये 9 और 16 25, और बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये कहानी है। अब पाइथागोरस वाला भी अभी अगर आपको सदिश याद नहीं है तो अभी फिलहाल बहुत सरल कंडीशन के लिए बात कर रहा हूँ। तो विस्थापन क्या हो गया भैया? प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक सर, यहां तक का हमें लगभग समझ में आया। जैसे कि वापस हम इसी पर चलते हैं, सरल रेखा में हमारी गति का जो हमारा लक्ष्य है वो सरल रेखा। ये ओ बिंदु है, यहां पर आप 0 है, 5, ये ए बिंदु है, इधर -5, इधर -10, इधर आपका बी बिंदु। प्रारंभ में ये जो व्यक्ति चला और यहां से लौटकर यहां आया, ठीक है। शुरुआत में इस चीज को ऐसे समझो, ओ से ए तक आया था तो कितना किलोमीटर चल गया था? तो ओ से ए तक आया था तो सभी को पता है कि सर ओ से ए तक में हम चले थे 10 किलोमीटर चल गए। इस दूरी में कितनी चल गए? 10 किलोमीटर चल गए। अगर मैं कहूं कि भैया ये वापस लौटकर बिंदु ओ पर आ गया, ये वापस लौटा और बिंदु ओ पर आ गया, अब इसका प्रारंभिक बिंदु भी कितना है? 10 किलोमीटर, अंतिम बिंदु भी कितना है? 10 किलोमीटर। विस्थापन क्या हो गया? 0। प्रारंभिक और अंतिम दोनों ही बिंदु क्या है? तो एक ही है, तो विस्थापन 0। अब आप देखो, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, अब चलकर ये बंदा यहां आ गया बिंदु बी पर। अब अंतिम बिंदु क्या है आपका? अब अंतिम बिंदु है -5, प्रारंभिक कितना? 0। क्या आया? तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक तो होता ही है। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकता है, और दूरी सदैव क्या होगी? धनात्मक। चलो, बहुत अच्छी बात, इतना हम लोग सीखे। अब एक बात बताओ, मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या विस्थापन व दूरी बराबर हो सकते हैं? क्या विस्थापन व दूरी बराबर हो सकते हैं? सोचो, क्या हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब मान लो यही वही सड़क ले लेते हैं, ये मूल बिंदु ले लेते हैं, और यहाँ हमने ले लिया 5 या 10 15, ठीक है, और ये बी बिंदु ले लिया, इधर अपन ने ए बिंदु लिया। अब आप ये देखें कि हम अगर ओ से ए तक आते हैं, समझना इस बात को, हम ओ से ए तक आए, कैसे आए? बिना मुड़े आए। ऐसा नहीं करना है कि ओ से ए तक तो आए, पर हो सकता है कि आप फिर ओ से, मान लो यहाँ कोई पॉइंट सी है ना, तो कोई बंदा गया ओ से सी, वापस मुड़ा, फिर आया और यहाँ पहुंच गया, तो ये गलत हो जाएगा।
ठीक है। तो ओ से ए तक बिना मुड़े चले, है ना, ओ से ए तक बिना मुड़े, कोई भी वस्तु ओ से ए तक बिना मुड़े चले तो दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, पक्का होंगे। यानी कि सब दो कंडीशन हैं, दूरी विस्थापन बराबर, बिना मुड़े चले, सरल रेखा में, ऐसा भी लिख दो, है ना। जब कोई वस्तु सरल रेखा में बिना मुड़े चले, एक सीधी रेखा में बिना मुड़े चले, तो दूरी विस्थापन के बराबर होगी। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में बिना मुड़े चले तो दूरी विस्थापन के बराबर होगी। पर अगर वो कहीं कहीं इस तरह से जैसे मैंने बनाया मुड़ गया, तो आप ये देखो कि ये यहाँ 10 किलोमीटर पे आया था, फिर मुड़ा, मान लो वापस 10 और गया तो 20 किलोमीटर, और फिर वापस यहाँ से चला तो ये 15 किलोमीटर, तो 20 और 15 35 किलोमीटर चला, जबकि विस्थापन तो यहाँ 15 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी, तो फिर दूरी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ वर्ड क्या लिखा, बिना मुड़े चले, मुड़कर नहीं आना चाहिए। तो क्या विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर वस्तु कहाँ चलनी चाहिए? सरल रेखा में चलनी चाहिए, बिना मुड़े चलना चाहिए। इस तरह से अपन को समझ में आए, ठीक है भैया। दूरी अधिक होगी विस्थापन से, तो हर बार लगभग 90% केस में अधिक हो सकती है। हाँ, बराबर तो हो सकती है, पर दूरी अधिक होगी। क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? अब मेरा प्रश्न है कि भाई क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है? तो कभी भी नहीं होगा। विस्थापन दूरी से बड़ा कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। विस्थापन कभी दूरी से बड़ा नहीं होगा। हाँ, दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ी हो सकती है। बराबर बिल्कुल हो सकती हैं, दूरी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि मान लो अभी ये वाला उदाहरण ले लो आप, ये घूम के ना आ गई, तो यहाँ तो विस्थापन तो 15 किलोमीटर ही हो रहा है, पर दूरी कितनी हो रही है? दूरी यहाँ पर 35 किलोमीटर हो गई। तो इस तरह से दूरी और विस्थापन हमने सीखी यहाँ तक। दोनों चीज़ों में एक चीज़ समझो, अंतर समझो आप, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या पथ की लंबाई है? वास्तविक पथ की लंबाई। दूरी जो है वास्तविक पथ की लंबाई है, और विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। दूरी जो है पथ पर निर्भर होती है, ये पथ पर निर्भर नहीं होती है। दूरी पथ पर निर्भर होती है और विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं होता है। दूरी के बारे में हमने पढ़ा कि दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, और विस्थापन के बारे में हमने पढ़ा कि विस्थापन लेस देन इक्वल टू दूरी। ये 2-3 बातें, बहुत मोटी मोटी बातें नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हमने नहीं करी, हमने छोटी छोटी बातों में सब सीख लिया। ठीक, कुछ और चीज़ों पर भी डिस्कशन कर लेते। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि भाई दूरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू विस्थापन बताया, तो मैं एक काम करता हूं, दूरी के अपॉन में विस्थापन को ले आता हूं, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आप ध्यान रखें कि दूरी और विस्थापन का अनुपात, सदैव 1 से अधिक या बराबर, है ना। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि भाई दूरी और विस्थापन का अनुपात, तो सदैव 1 से अधिक या बराबर। उल्टा करो, विस्थापन बटे दूरी, तो ये होगा सदैव 1 से कम या बराबर। दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव 1 से कम या बराबर होता है। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें दूरी और विस्थापन के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। हमें ये पता है कि भाई विस्थापन दूरी के बराबर कब होता है, ठीक, हमें ये पता है कि विस्थापन क्या होता है,
हमें ये पता है कि दूरी क्या है, ठीक है, ये कुछ चीजें। अब बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ सवाल की। सवाल नंबर 1, एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ x अक्ष से चलता हुआ x बराबर 20 मीटर पर पहुंचता है, उसी रेखा पर वापस मुड़कर x बराबर -20 पर आ जाता है। इस पूरी अवधि में कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताएं। ठीक है, तो बहुत सरल मामला है ये। तो भाई आप मूल बिंदु से चले, ये मूल बिंदु हो गया, x अक्ष की धनात्मक दिशा में आप गए 20 मीटर तक और ऋणात्मक में भी आप गए -20 तक। अब आपसे ये कहा गया कि आप कहाँ से प्रारंभ करते हैं, आप मूल बिंदु से प्रारंभ करते हैं और वापस मुड़कर -20 पे आ जाएंगे। तो आप देखो, आप 20 गए 20 आए, आप 20 गए और 20 आए, तो जो हमारी मामला हो गया यहाँ पर 20 20 और 20, 3 20 कैसे, ये 20 गए, ये 20 आए और ये वाला 20, तो ये दूरी हो गई। ठीक, तो दूरी सदैव आपकी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो कितना हो गया, 20 दिया 60 मीटर। ठीक, विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन अंतिम माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु कौन सा है, -20, प्रारंभिक ये मूल बिंदु, तो ये आपका हो गया माइनस। ये इतना सरल था। ठीक है, इस अवधि में दूरी और विस्थापन दोनों देख। एक आदमी 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर गतिशील है, वह पथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है, तो आदमी द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण निकालना है। तो बात करते हैं हम लोग, एक अर्धवृत्ताकार पथ है, मैंने पूरा वृत्त बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो चलो हटाओ इसको, हम बात करें, अपन खुद ही बना देते। तो एक अर्धवृत्ताकार पथ है, एक से भैया अर्धवृत्ताकार पथ है। अरे ठीक है, ये अर्धवृत्ताकार पथ है। अब 40 मीटर त्रिज्या है, त्रिज्या है इसकी 40 मीटर त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार पथ है। पथ के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है बंदा, ए से मान लो बी बिंदु पर पहुंच गया है ना, तो उसके आपको दूरी चाहिए। ये क्या है, वृत्त की परिधि होती है, आधी परिधि चलाओ, तो दूरी क्या होगा भाई, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि है ना। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो पाई आर होती है। त्रिज्या कितनी है हमारे पास, तो 40 है, तो कितना आ जाएगा उत्तर, 40 पाई आ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा सोल्व करना चाहें तो 40 पाई में 3.14 का गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 थिया 12, 2 अंक बाद दशमलव पर 10 का गुणा होगा तो 124.6 मीटर। विस्थापन बताए तो भाई अंतिम बिंदु आपका ये वाला है और प्रारंभिक, प्रारंभिक ये दूरी टोटल कितनी है, ये 80 मीटर है। तो अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम बिंदु 80 है, प्रारंभिक तो 0 है इससे, तो कितनी दूरी हुई 80 मीटर, तो विस्थापन आ गया 80 मीटर। काफी सरल है, कोई बड़ा मामला नहीं है, कठिन प्रश्न नहीं। एक आदमी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, पथ पर एक चक्कर पूर्ण कर लेता है, तो आदमी द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताएं। अब ये तो और भी ज्यादा आसान है। ठीक है, आसान क्यों है, क्योंकि भैया इसने अपने को दे दिया एक वृत्त, ठीक, और इस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास जो है वो है आर, आर त्रिज्या का एक वृत्त, पथ का एक चक्कर पूर्ण कर लेता है। एक आदमी एक चक्कर पूरा कर गया, मान लो यहां से चला और वापस घूमकर यहीं आ गया,
एक चक्कर पूरा करने में यानी कि जो दूरी होगी वो क्या होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। और वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr होती है। ये क्लियर हो गया। विस्थापन की बात करें, क्योंकि एक चक्कर पूरा कर लिया तो जहां से चले वापस वहीं आ गए, तो विस्थापन क्या होगा बच्चा आपका, 0। मैंने सारी जो कंसेप्ट हैं ये केवल इंट्रोडक्शन के हिसाब से है। ये वीडियो बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। ये इस वीडियो में हमने बहुत बेसिक चीजों का अध्ययन किया। अगला जब वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको चाल, वेग, इनके बारे में बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूं। बिल्कुल फील करा देंगे आपको गहराई से। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है और इसमें सारे कंसेप्ट आपके बिल्ड हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों का। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।